G7 वॉज नॉट इनफ, WTO ये काम कर नहीं पा रहा था। अब तक क्या हो रहा है, जितना भी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ना वो G20 को हाईजैक कर लेता है। लास्ट ईयर भी ये रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरी तरीके से इश्यूज को हाईजैक करके रखा, जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज के कोई इश्यूज ही नहीं है। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज तक टेररिज्म को डिफाइन नहीं किया गया ऑन अ ग्लोबल स्टेज, लेकिन स्टिल कुछ ग्लोबल टेररिस्ट होते हैं जिन्हें डेजिग्नेट किया जाता है बाय यूएन, जैसे इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड अगर इनकी बात की जाए, क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, रेन्यूएबल सोर्सेज की तरफ ट्रांजिशन की बात की जाए, और इंडिया में ही ये समिट है, तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज में इंडिया शोकेस कर सकता है दुनिया को, देखो मैंने कितना काम किया है टू वर्क अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। रशिया से आपने देखा है, ईरान पे बैंड है, वेनेजुएला का ऑयल अब मार्केट में आया है। उसके अलावा रशिया से हम डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल खरीद ही रहे थे, वो भी एक इशू है वेस्टर्न कंट्रीज की नजर में, कि आपको कहीं सिविल वॉर चलती हुई दिख जा रही है, कहीं आपको सूडान, साउथ सूडान और सूडान में दिख रही है, नाइजर में अभी आपने देखा तख्ता पलट हुआ, कू हुआ, कि मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचूं रेदर देन द ग्लोबल इंटरेस्ट। चहल एकेडमी के इन डेप्थ करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। यह इनिशिएटिव पर्टिकुलर टॉपिक को 360 डिग्री कवर करने के लिए बनाया गया है, जिससे आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में फेस करते हैं, चाहे किसी भी डायमेंशन में आए, चाहे किसी भी पर्सपेक्टिव से आए, तो आप उसे ठीक से आंसर कर पाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है G20। G20 बहुत ज्यादा न्यूज में है। अभी कुछ ही दिनों में सितंबर में दिल्ली के अंदर 18th G20 समिट होने वाला है, और इस बार प्रेसिडेंसी है इंडिया के हाथ में, तो इसलिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम केवल सुपरफिशियल नॉलेज से काम नहीं चला सकते, वी नीड टू गो डेप्थ में जाना पड़ेगा उसके, तभी हम शायद बाकी पर्सपेक्टिव से डिफरेंट डायमेंशंस हैं G20 को लेके, उन्हें टैकल भी कर पाएंगे। यह जानने से पहले कि G20 है क्या, सबसे पहले हम इस लोगो को डिस्कस करते हैं, जो आपने पूरे इंडिया में जगह जगह पर लगा हुआ देखा होगा। क्या कारण है, क्या क्या पर्सपेक्टिव है इस लोगो में, किस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है, कौन कौन से क्या स्लोगन है इसका, वसुधैव कुटुंबकम जो है उसका क्या मतलब है, क्या वो बेसिकली शोकेस करना चाहता है दुनिया को, इंडिया क्या शोकेस करना चाहता है, अपने कल्चर को शोकेस करना चाहता है। तो अगर आप इस लोगो को देखेंगे तो सबसे पहले इसे ट्राई कलर से बनाया गया है, तीनों हमारे तिरंगे के कलर आपको इसमें देखने को मिलते हैं। यहां आपको जो हमारा नेशनल फ्लावर है लोटस, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, लोटस में 7 पेटल्स शोकेस की गई हैं। 7 पेटल्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, 7 पेटल्स रिप्रेजेंट कर रही हैं 7 कॉन्टिनेंट्स को, जो यह बताता है कि यह लोगो खुद में ही कितना ज्यादा इंक्लूसिव है, यह इंक्लूसिविटी की बात करता है। अदर देन दैट आपको नीचे यहां भारत देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ दिखेगा, लिपि में लिखा हुआ दिखेगा, अलॉन्ग विद 2023 इंडिया एज वेल एज इन रोमन स्क्रिप्ट। नीचे लिखा हुआ दिखता है आपको वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम हमारा कल्चरल पर्सपेक्टिव को शोकेस करने में हेल्प करता है। इस टर्म को, वसुधैव कुटुंबकम को लिया गया है महाउपनिषद से। महाउपनिषद से इस टर्म को उठाया गया है, जिसका मतलब है वर्ल्ड इज अ फैमिली, और आसान भाषा में जो हमारा लोगो बोल रहा है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मतलब हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। बेसिकली जो हमारा कंसेप्ट है स्पेसशिप अर्थ वाला, वो बेसिकली हमारे इस लोगो में शोकेस होता हुआ दिखता है, कि पूरी दुनिया को साथ लेके चलने की बात करता है भारत, और भारत उसी पर्सपेक्टिव से, उसी सोच के साथ इस G20 को प्रेसाइड भी कर रहा है, लीड भी कर रहा है, और चाहता है कि केवल कुछ ही देश अपने इंटरेस्ट में काम ना करें, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उनको भी बराबर हक मिले उनका, और उन्हीं के रिप्रेजेंटेशन का एक मौका है ये भारत के पास, और उसी को पूरा करने की कोशिश भी की जाएगी इस G20 समिट में। चलिए शुरू करते हैं आगे। आज के इस टॉपिक में, आज के इस डिस्कशन में हमें किन किन पर्सपेक्टिव्स में कवर करना है, किन किन पर्सपेक्टिव्स को कवर करना है। सबसे पहले G20 होता क्या है, व्हाट इज G20, ये डिस्कस करेंगे हम। इसका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसे क्या जरूरत पड़ी बनाने की, क्या रीजन था कि G20 पिक्चर में आया, क्या कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी जो काम नहीं कर पा रही थी, या एकदम से ऐसी सच क्या नीड आई कि 20 कंट्रीज को या 20 कंट्रीज की इनफॉर्मल ग्रुपिंग को आपको एक साथ आना पड़ रहा है। G20 के समिट्स और प्रेसिडेंसी के बारे में डिस्कस करना है, किस तरीके से प्रेसिडेंसी दी जाती है, किस तरीके से समिट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, कब से समिट्स ऑर्गेनाइज होने शुरू हुए, समिट एक्चुअली होता क्या है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं इसमें, परमानेंट मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, और एक ऐसी कंट्री है जो जब से पहला समिट हुआ है और अब 18 समिट होने वाला है, दैट हैज बीन दी परमानेंट गेस्ट मेंबर।
वो हमेशा से ही गेस्ट मेंबर की तरह हमें आती हुई दिखती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फंक्शनिंग ऑफ G20, G20 फंक्शन कैसे करता है, क्या क्या तरीका क्या है, क्या क्या लॉजिक है, किस तरीके से इन्हें डिवाइड कर रखा है, फंक्शनैलिटी किस तरीके से, वर्किंग किस तरीके से होती है G20 की, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर G20 ज्यादा फोकस करता है और इस समिट के अंदर किन किन इश्यूज पे ज्यादा बात की जा सकती है। अदर देन दैट लास्ट में आपको स्पेसिफिकली हमारे एकेडमी का एक पर्सपेक्टिव दिया जाएगा कि अगर आपके पास मेंस क्वेश्चन आता है इंडियन पर्सपेक्टिव से तो आप उसे कैसे आंसर कर सकते हैं। एनालिसिस, जो फाइनल एनालिसिस, जो फाइनल समरी है, जो हम उससे निचोड़ निकाल सकते हैं, उसको चहल्स पर्सपेक्टिव में हम शोकेस करने की कोशिश करेंगे आपको, जिससे वो काफी ज्यादा हेल्प भी कर पाएगा। सबसे पहले G20 है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज G20? देखिए G20 को देखा जाए तो वैसे तो हम बोलते हैं G20, इसका मतलब यह नहीं है कि G20 के अंदर 20 कंट्रीज हैं। G20 क्या है? G20 एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जिसके अंदर 19 कंट्रीज हैं, 19 कंट्री हैं, और एक जो बनाता है एंटिटी वो है यूरोपियन यूनियन, जो बन के हो जाती हैं 20। तो 19 प्लस यूरोपियन यूनियन को हम बोलते हैं G20। इसमें ये 19 कंट्रीज हैं कौन कौन सी? इन 19 कंट्रीज को अगर देखा जाए तो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, टर्की, मैक्सिको, इटली, जापान, फ्रांस, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, ब्राजील, कनाडा एंड साउथ अफ्रीका। These are those 19 countries along with European Union, they constitute G20। इसके अंदर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एज वेल एज वर्ल्ड बैंक के भी होते हैं। इन 20 एंटिटीज के अलावा, 19 कंट्रीज प्लस EU के अलावा कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक भी रिप्रेजेंट करता है G20 के अंदर। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए, G20 क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, इतना तवज्जो क्यों दी जा रही है, इतनी ज्यादा बातचीत क्यों है G20 के बारे में, तो उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आपको शायद इस कुछ डेटा से पता लग जाए। 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है G20। मतलब जितनी भी G20 कंट्रीज हैं, अगर इनकी बात की जाए तो 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो G20 कंट्रीज द्वारा, G20 ग्रुपिंग द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दुनिया में जितना भी ट्रेड चल रहा है उसका 75% ट्रेड जो है वो इन्हीं G20 इकोनॉमीज के बीच में होता है। लास्ट में 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, वर्ल्ड के 80% जीडीपी जो है वो कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? वो ये इनफॉर्मल G20 ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। इन 3 डेटा से मुझे ये पता चलता है कि हाउ रेलेवेंट एंड हाउ इंपॉर्टेंट G20 इज, अगर मुझे कोई भी ग्लोबल फेनोमेनन को कोई डायरेक्शन देना है या कोई ग्लोबल पर्सपेक्टिव में डिस्कशन करना है। आगे देखते हैं इसके ओरिजिन और इवोल्यूशन की अगर बात की जाए कि किस तरीके से ओरिजिन हुआ, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। ओरिजिन और इवोल्यूशन से पहले, इसके एक्चुअल ओरिजिन इवोल्यूशन 1999 में जाने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं इसका। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लिबरल पर्सपेक्टिव आना शुरू हो गया है दुनिया में। वर्ल्ड जो है वो लिबरलिस्टिक पर्सपेक्टिव से चलनी शुरू हो चुकी है। IMF बना, वर्ल्ड बैंक बना, उसके बाद आप ITO बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ITO पिक्चर में नहीं आ पाया, गैट बना। फाइनली 1994 में यूरुग्वे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस के बाद 1995 में मुझे WTO पिक्चर में आता हुआ दिख जाता है। इसके बीच में 1973 में एक और ग्रुपिंग बनी जिसे हम G7 बोल रहे हैं, द ग्रुपिंग ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, जिसके अंदर है जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, कनाडा, जापान और US। ये G7 कंट्री बनी, लेकिन ये कुछ ही एक डेवलप्ड चंक को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमीज वर नॉट इवन रिप्रेजेंटेड। अब क्या होता है, हमेशा एक IR के स्टूडेंट्स अगर जाने इस चीज को, तो एक हेजेमनी स्टेबिलिटी थ्योरी है हमारे पास कि कोई भी दुनिया में इनविजिबल हैंड नहीं होगा, कोई ना कोई उसे कंट्रोल करने के लिए, कोई ना कोई उसे डायरेक्शन देने के लिए चाहिए। G7 वॉज नॉट इनफ, WTO ये काम कर नहीं पा रहा था। तो इवेंचुअली 1999 में एक ग्रुपिंग की जेनेसिस हुआ, एक ग्रुपिंग का ओरिजिन हुआ जिसे हम G20 बोलते हैं। एक्चुअल रीजन बोला जाता है इसका एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। 1997 से 1999 के बीच में एक क्राइसिस आया जिसे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर, जिसे कन्वर्टिबिलिटी क्राइसिस भी बोला जाता है। और इस क्राइसिस के बाद जन्म हुआ हमारी इस इनफॉर्मल ग्रुपिंग जिसे G20 बोला जा रहा है। तो हम बोलते हैं इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1999।
इनिशियली जब इसे बनाया गया था तो ये एक फोरम था जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स अपनी अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते थे। तो मेजर मुद्दा जो था दैट वाज द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। केवल जो डिस्कशन चीजें की जा रही थी, डिस्कस की जा रही थी चीजें, वो थी फाइनेंस से रिलेटेड, वो थी इकोनॉमी से रिलेटेड, कि किस तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, ग्लोबल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को मेंटेन किया जा सकता है, किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। इस वजह से हमने इस G20 का ओरिजिन होते हुए देखा। इवोल्यूशन मैंने देखा ऐसा नहीं है कि एकदम से बन गया है, जरूरत थी इस चीज की, बाकी जो ग्रुपिंग्स थी वो शायद फंक्शन नहीं कर पा रही थी, एक जो इंटरनेशनल ऑर्डर को जो एक डायरेक्शन देना चाहिए मैं वो नहीं दे पा रही थी, इसलिए G20 की उत्पत्ति भी होती हुई दिखी मुझे। इवेंचुअली आगे जब मैं चलता हूं, सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, डिस्कशन। ये जो बनाया गया 1999 में, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का जो एक फोरम बनाया गया, इसका मेजर फोकस था कि ये डिस्कस करेगा किस चीज को, ग्लोबल फाइनेंशियल इश्यूज और इकोनॉमिक इश्यूज को। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इश्यूज पे ही इसका, उसी के आसपास, उसी के अराउंड ये घूमते रहे। फाइनली 2008 में आपने यूएस का सब प्राइम क्राइसिस के बारे में सुना होगा। यूएस इतनी बड़ी इकोनॉमी, अगर वहां कोई क्राइसिस आता तो ऑफ कोर्स ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका एक मेजर इंपैक्ट देखने को मिलता है मुझे। तो 2008 वाला फाइनेंशियल क्राइसिस था, जिसे हम सब प्राइम क्राइसिस भी कहते हैं। उसके बाद इस G20 का जो फोरम है, इसको अपग्रेड या एलिवेट कर दिया गया। पहले ये क्या था, पहले इट वाज जस्ट द फोरम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। अब इसे एलिवेट कर दिया गया है इनटू द हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट समिट। देखो जी, समिट का मतलब ही यही है। समिट का मतलब होता है एक ऐसा फोरम जहां आके हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट मिले। ठीक है, अगर वहां हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं मिल रहे हैं तो उसे समिट नहीं कहा जा सकता। इसलिए आपने बहुत सारी मीटिंग देखी होंगी G20 की जो अब तक चल रही थी, लेकिन G20 समिट केवल उसे कहा जाएगा जो अभी सितंबर 2023 में होने वाला है, क्योंकि यहां हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स मिलने वाले हैं। तो इसको एलिवेट कर दिया गया टू द समिट लेवल। अब इसे फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स रिप्रेजेंट नहीं करते, अब इसे कौन रिप्रेजेंट करता है, हेड ऑफ स्टेट या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ऑफ कोर्स इसकी रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, अब बढ़ चुकी है। और जब से समिट होने शुरू हुए तभी से हमारे पास ये जो फर्स्ट समिट, सेकंड समिट की बात होनी शुरू हो चुकी है। फर्स्ट समिट 2008 में हुआ था, आज जो होने वाला है, जो 2023 में होने वाला है, दिस इज द 18th समिट। जो 17th समिट था दैट वाज इन बाली, इंडोनेशिया। जो 19th समिट है दैट वुड बी इन ब्राजील। तो हमने क्या देखा है, 2008 में फाइनली ये उस शेप में आ चुका है, जिस शेप में, जिस फॉर्म में आज की डेट में हमें G20 देखने को मिलता है। सबसे पहले इसका मोटिव क्या बताया गया 2008 में कि जी क्यों बनाया जा रहा है। एक तो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ऊपर से हमें क्या बोल रहे हैं कि जी ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए, जिससे डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट इकोनॉमीज जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें। सबसे अच्छी बात G20 की यह भी है कि G20 ना डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुपिंग है, ना ही डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुपिंग है। ये एक ऐसा ग्रुपिंग है जिसमें डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज एक दूसरे को सामने बैठती हैं, अपने अपने इशू सामने रखती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड, जब हम बोल रहा हूं 80% ऑफ द जीडीपी, तो मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड को आप रिप्रेजेंट होते हुए देख लेते हैं G20 के अंदर। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव था, काफी अच्छा फोरम भी है। इंडिया के पास लीडरशिप है तो हमें वैसे भी खुश होना चाहिए, मैटर ऑफ प्राइड। नेक्स्ट, G20 समिट के बारे में अगर बात की जाए तो जैसे मैंने आपसे बोला 2008 से हो रहा है, पहला समिट 2008 में हुआ। प्रेसिडेंसी जो होती है वो हर साल रोटेशनल बेसिस पे चेंज कर दी जाती है। प्रेसिडेंसी का पर्सपेक्टिव है कि आज मेरे पास है, अगले साल किसी और के पास होगी, उससे अगले साल किसी और के पास होगी। तो ये रोटेशनल बेसिस पे एवरी ईयर चेंज कर दिया जाता है इसकी प्रेसिडेंसी को। 2023 की प्रेसिडेंसी हमारे प्यारे भारत के पास है, हमारे इंडिया के पास है, और समिट होने वाला है दिल्ली में। ये जो समिट है दिस इज द 18th समिट, और कब होगा, सितंबर 2023 में होगा। कहां होगा, दिल्ली में होगा। तो ये सारे कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके आगे देखते हैं, तो अगर ये आपने ट्रोइका का कंसेप्ट सुना होगा जी, ट्रोइका प्रेसिडेंसी से रिलेटेड G20 ट्रोइका की बात चलती है। बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये वर्ड सुन के इंसान कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो कंसेप्ट ऑफ ट्रोइका ऑफ G20 प्रेसिडेंसी क्या है। 2023 में रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, इंडिया। 2022 में किसने रिप्रेजेंट किया था, प्रिसाइड किया था इंडोनेशिया ने। 2024 में कौन करेगा, ब्राजील करेगा। तो ये जो तीन कंट्रीज हैं, जब भी किसी कंट्री में, जैसा भी इंडिया में हो रहा है, तो ये तीन कंट्रीज जो हैं ये आपस में सामंजस्य और सिनर्जी बिठाती हैं, जिससे G20 समिट को अच्छे से कराया जा सके। और इन्हीं तीन कंट्रीज को क्या कहा जाता है, इन्हीं तीन कंट्रीज को प्रेजेंट प्रेसिडेंट, पास्ट प्रेसिडेंट एंड फ्यूचर प्रेसिडेंट, इन्हीं तीनों को मिला के कहा जाता है G20 ट्रोइका। तो ट्रोइका का कंसेप्ट अगर आपसे आता है तो हम आज की डेट में जो G20 ट्रोइका है दैट इज ऑफ इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। बहुत सिंपल सा फंडा है, आई गेस क्लियर होगा आपके लिए ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, फंक्शनिंग ऑफ G20 काम कैसे करता है जी। देखो हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट तो मिलेंगे ही समिट में, लेकिन ऐसा तो नहीं डायरेक्टली मिल जाएंगे वो, उससे पहले भी कुछ काम करने पड़े होंगे।
तो जब इसके बारे में डिस्कस किया जाता है तो हमें दो ट्रैक देखने को मिलते हैं G20 के अंदर, एक है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक, राइट। फाइनेंस ट्रैक को रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। तो बेसिकली इसका टास्क क्या रहेगा, बेसिकली इसका काम क्या रहेगा, फाइनेंस एंड इकोनॉमी। अगर जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में जो डिस्कशंस हो रहे हैं उसे वो फाइनेंस ट्रैक टैकल करता है, फाइनेंस ट्रैक लीड करता है, उस पर्सपेक्टिव में फाइनेंस ट्रैक का ही काम है। दूसरा जो ट्रैक मुझे देखने को मिल रहा है वो है शेरपा ट्रैक। देखो जी, शेरपा का मतलब होता है गाइड। आपने सुना होगा जो सबसे पहला इंसान माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था उसका नाम था एडमंड हिलेरी, लेकिन हम एडमंड हिलेरी को याद रखते हैं, हम तेंजिंग नोर्गे को याद नाम याद नहीं याद रखते। ही वाज द शेरपा जिन्होंने गाइड किया एडमंड हिलेरी को। तो शेरपास क्या है, ये शेरपा नेपाल वही लोग हैं जो ट्रैकर्स को गाइड करते हैं, और उसी पर्सपेक्टिव से यहां टर्म शेरपा भी ऐड किया गया है। अब शेरपा का काम क्या है, शेरपा का काम है जी, जब सबसे पहले मालिक, जब हेड ऑफ गवर्नमेंट हेड ऑफ स्टेट मिले उससे पहले एक मेजर नेगोशिएशंस के बारे में डायरेक्शन चूज कर लिया जाए कि इस बार क्या क्या काम होने वाला है, किस किस डायरेक्शन में हमारे डिस्कशंस होंगे, किन किन चीजों के बारे में हमारे डिस्कशन होंगे। तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि हर कंट्री को उसका एक शेरपा लीड करता है। अब इनका काम क्या है, तो गाइड करना, नेगोशिएट करना लीडर्स के बिहाफ पे। लीडर्स मिलेंगे फाइनल समिट में, लेकिन उससे पहले लीडर्स के बिहाफ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्रीज को, ये शेरपा रिप्रेजेंट करते हैं। 3 शेरपा मीटिंग्स हो चुकी हैं हमारे यहां इस बार G20 समिट के लिए। पहली हुई थी उदयपुर में इन राजस्थान, सेकंड इज कोट्टायम इन केरला एंड थर्ड इज हम्पी कर्नाटका। तो ये शेरपा समिट कुछ नहीं है, दीज आर दी गाइड्स जो लीड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ लीडर्स। मेन समिट से पहले इनके समिट होते हैं जिससे हम एक ढांचा बना सकें कि किस डायरेक्शन में, किस पर्सपेक्टिव में हमें डिस्कशन करना है। और हर शेरपा हर कंट्री को एक अपना उनके कंट्री का शेरपा रिप्रेजेंट करता है, वो एक पर्टिकुलर इंसान रिप्रेजेंट करता है, लीड करता है। अगर इश्यूज की बात की जाए कि कौन कौन से इश्यूज हैं ऐसे जिन्हें डिस्कस करने की जरूरत है, देखो जो G20 में सबसे ज्यादा डिस्कशन किया जाएगा, इसमें सबसे पहला तो क्लाइमेट चेंज है। ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इशू क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के लिए एक कंसर्न है, पूरी दुनिया को इसके लिए परेशान होना चाहिए, पूरी दुनिया को इसके लिए काम करना भी चाहिए। तो G20 इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म जिससे वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से ट्रांजिशन किया जाए फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी, किस तरीके से कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन किया जा सकता है। वो जो NDC टारगेट्स नेशनल डिटरमाइंड टारगेट जो हमने पेरिस कॉन्फ्रेंस में चूज किए थे, अटेन करने की कोशिश की थी, या फिर टारगेट चूज किए थे अपने कि हम क्या क्या करेंगे टिल पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, तो हम उन पे किस तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड, अगर इनकी बात की जाए, क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ ट्रांजिशन की बात की जाए, और इंडिया में ही ये समिट है, तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज में इंडिया शोकेस कर सकता है दुनिया को, देखो मैंने कितना काम किया है टू वर्क अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड आई नीड द हेल्प ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, कि मुझे एटलीस्ट वो टेक्नोलॉजी या फिर मनी से, पैसे से हेल्प करे जिससे मैं और ज्यादा क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में कंट्रीब्यूट कर सकूं। वी आर दी लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, सबसे ज्यादा लोग हैं हमारे पास, इसलिए पर कैपिटा पे देखा जाता है तो हमारा CO2 एमिशन बहुत ही ज्यादा कम है। अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो वी आर दी थर्ड, अगर EU को थर्ड नंबर पे नहीं मानूं मैं तो, लेकिन पर कैपिटा हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। स्टिल वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू वर्क अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, और G20 हमें ये अपॉर्चुनिटी एज वेल एज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम अपने अचीवमेंट्स को दुनिया के सामने रख सकें, उन्हें बता सकें, उन्हें मोटिवेट कर सकें, उन्हें इंस्पायर कर सकें। थर्ड इज एनर्जी सिक्योरिटी। रशिया यूक्रेन वॉर, इतने टाइम से मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है, कंटिन्यूसली मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चलता ही रहता है। अभी थोड़ा सा शांत है रिलेटिवली, लेकिन पिछले कुछ समय लास्ट डिकेड में आप देखेंगे तो कंटिन्यूस टसल्स, कंटिन्यूस केओस आपको देखने को मिलता है मिडिल ईस्ट में, जिसकी वजह से एनर्जी सप्लाई में काफी कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो एनर्जी सप्लाई को, एनर्जी पर्सपेक्टिव को भी डिस्कस किया जा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी भी इसका एक पार्ट हो सकता है। इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को किस तरीके से सेफ गार्ड करेगा। रशिया से आपने देखा है, ईरान पे बैंड है, वेनेजुएला का ऑयल अब मार्केट में आया है। उसके अलावा रशिया से हम डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल खरीद ही रहे थे, वो भी एक इशू है वेस्टर्न कंट्रीज की नजर में, जो कि हमें बैलेंस करने के लिए जो हमारा रिलेशन है विद द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द ईस्टर्न वर्ल्ड ऑफ रशिया को मैं बोल सकता हूँ, रशियन ब्लॉक को, तो उनके साथ बैलेंस करने में हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, काफी ज्यादा कॉशियसली चलना पड़ रहा है, और हम कर भी बहुत अच्छे से रहे हैं इस चीज को। तो उस पर्सपेक्टिव में एनर्जी पर्सपेक्टिव को भी डिस्कस किया जाएगा। ग्लोबल टेररिज्म अगेन अ ग्लोबल इशू है। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज तक टेररिज्म को डिफाइन नहीं किया गया ऑन अ ग्लोबल स्टेज, लेकिन स्टिल कुछ ग्लोबल टेररिस्ट होते हैं जिन्हें डेजिग्नेट किया जाता है बाय यूएन। तो किस तरीके से ऐसी कंट्रीज जो
टेररिज्म को बढ़ावा दे रही हैं, टेररिज्म को पाल रही हैं, उन्हें कैसे टैकल किया जा सकता है, किस तरीके से इंडिया अपने पर्सपेक्टिव को, अपनी थ्रेट को, अपनी इनसिक्योरिटीज को सामने रख सकता है व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म। वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है G20, जिसके अंदर ये डिस्कस किया जा सकता है। हेल्थ पर्सपेक्टिव, अभी अभी हम एक मेजर पेंडेमिक से बाहर आए हैं। दुनिया ने पहली बार 100 साल में कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी दुनिया को, जिसे हम बोल सकते हैं बेसिकली एक ऐसा इवेंट जिसने पूरी इकोनॉमी को, पूरे पर्सपेक्टिव को चेंज करना शुरू कर दिया। वर्क फ्रॉम होम वाज नॉट इवन द कंसेप्ट बिफोर कोविड, लेकिन आज की डेट में नॉर्मलाइज कर दिया गया है उसे। तो काफी हद तक हमें यह देखने को मिलता है कि हेल्थ पर्सपेक्टिव, WHO की फंक्शनिंग, किस तरीके से ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जो है उन्हें फंक्शन करना चाहिए, कैसे वो मतलब इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बाकी केवल डेवलप्ड का नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज का भी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले उनके अंदर, उसको भी डिस्कस किया जा सकता है हेल्थ पर्सपेक्टिव को। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मार्केट्स, डिफरेंट जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है हमारे यहां, उन्हें ऑफ कोर्स डिस्कस किया ही जाएगा। G20 का जो मेजर मोटो था, जो मेन मोटो था, जो कोर मोटो था, दैट वाज फाइनेंस, तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्कस किया ही जाएगा। एग्रीकल्चर को भी डिस्कस किया जाएगा, एग्रीकल्चर कमोडिटीज को भी डिस्कस किया जाएगा। आपने देखा था अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे व्हीट का इशू हो गया था, फर्टिलाइजर्स का इशू हो गया था। अभी इंडिया ने अपने राइस का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, इंडिया ने अपने व्हीट के एक्सपोर्ट्स को भी मना कर दिया था, आई एम नॉट बी एक्सपोर्टिंग इट टू द वेस्टर्न कंट्रीज। मेरे जो नियर बाई, जो मेरे ओरिजिनल बायर्स हैं, जो मेरे मेन बायर्स हैं, ट्रेडिशनल बायर्स हैं, उन पे ही मैं फोकस करूंगा। तो एग्रीकल्चर इशू को भी डिस्कस किया जा सकता है। ट्रेड पर्सपेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है डिस्कशन, और बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है ये। कारण ये है कि हम ग्लोबलाइजेशन से अब दूर जा रहे हैं। दुनिया आज की डेट में कैओटिक प्लेस है। कैओटिक इन द सेंस कि आपको कहीं सिविल वॉर चलती हुई दिख जा रही है, कहीं आपको टेरिटोरियल वॉर चलती हुई दिख जा रही है, लाइक रशिया एंड यूक्रेन। कहीं आपको सुडान, साउथ सुडान और सुडान में दिख रही है। नाइजर में अभी आपने देखा तख्ता पलट हुआ, कू हुआ। तो आपको इस टाइम पे, ऐसे समय पे इंसान क्या है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचूं रेदर देन द ग्लोबल इंटरेस्ट। तो हम प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन से दूर जा रहे हैं। किसी भी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज जो हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या बेसिकली जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उनके लिए अच्छा नहीं है। तो ट्रेड पर्सपेक्टिव को कैसे और अच्छा बनाया जाए, कैसे और ज्यादा ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाए, कैसे और ज्यादा ट्रेड एग्रीमेंट्स को पिक्चर में लाया जाए, वो भी एक मेजर डिस्कशन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो इस टाइम हम कर सकते हैं वो है इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज। अब तक क्या हो रहा है, जितना भी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ना, वो G20 को हाईजैक कर लेता है। लास्ट ईयर भी ये रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरी तरीके से इश्यूज को हाईजैक करके रखा, जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज के कोई इश्यूज ही नहीं है। इंडिया ने इस बार मेक श्योर किया है कि G20 केवल डेवलप्ड वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म नहीं है, G20 डेवलपिंग वर्ल्ड का भी प्लेटफॉर्म है। तो यहां उनके इश्यूज के बारे में भी डिस्कस होना चाहिए। जिस वजह से ये प्लेटफॉर्म बना है, ये उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए भी बना है। तो हमारी जैसी कंट्रीज को, बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है, जो इसमें डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा जेंडर एम्पावरमेंट, अगर एस जयशंकर जी की माने तो उन्होंने बोला है जेंडर एम्पावरमेंट के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। और डेफिनेटली आज के टाइम में वी आर द राइट पर्सन टू, राइट कंट्री टू टॉक अबाउट जेंडर एम्पावरमेंट। आप चाहे चंद्रयान 3 की बात करें, वहां आपको वुमेन को कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। हमारी प्रेसिडेंट वुमेन है एक, राइट। वुमेन हमारे यहां इकोनॉमी में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज को, बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स को लीड कर रही हैं। तो इस तरीके से हम शोकेस कर सकते हैं दुनिया को कि हाउ टू इंक्लूड वुमेन in the economic perspective, in the development perspective, not just of the country but for the rest of the world as well. ग्लोबल पर्सपेक्टिव में वुमेन रिप्रेजेंटेशन, वुमेन एम्पावरमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, वो भी एक मेजर डिस्कशन होगा। आगे अगर देखें, अगर हम पर्सपेक्टिव देखें कि क्या निचोड़ निकला, क्या अगर एक वे फॉरवर्ड की बात की जाए या फिर एक समराइज करने की कोशिश करूं मैं इस चीज को, तो हम ये देख सकते हैं कि हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है ये पर्टिकुलर G20 समिट, जिससे हम अपनी राइटफुल जगह पा सकें इस ग्लोबल ऑर्डर में। देखो जी, इंडिया हिस्टोरिकली एक सेंटर ऑफ द वर्ल्ड की तरह रहा है हमेशा, और हम पिछले, जब से हमने कॉलोनाइज किया गया, हमें एक ऐसी हालत में छोड़ा गया जिससे हमारा सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल था। लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि हम सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन हम सरवाइव ही नहीं करे, हम भागे, हम चले नहीं, हम भागे। और आज हम इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि जो हमारा कॉलोनाइजर था वो भी हमसे पीछे खड़ा है, राइट। तो ऐसे टाइम पे जब मुझे मेरी जगह वापस चाहिए इस ग्लोबल ऑर्डर में, तो G20 समिट जैसे जो हैं, जैसे समिट जो फोरम्स हैं, ये हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि मैं अपनी राइटफुल प्लेस की मांग कर सकूं, अपना हक मांग सकूं इस दुनिया के अंदर। मैं 1.5 बिलियन पॉपुलेशन वाला देश हूं, लगभग 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन दुनिया की मेरे पास है।
मैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हूं इस दुनिया की, तो मेरा जो हक है ना इस दुनिया में वो मुझे मिलना चाहिए और G20 मुझे वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्या है? एक्चुअली इंडिया शोकेस कर सकता है अपना इंटेंशन। इंडिया हमेशा से ग्लोबल साउथ के लीडरशिप की बात करता है, चाहे हम नैम की बात करो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करो, आप यूएन सिक्योरिटी में बात करें, अफ्रीका के साथ हमारे रिलेशन की बात करो, अफ्रीकन यूनियन के साथ, जैसे हम बोलते हैं इस बार जो इन्विटेशन दिया गया है अफ्रीकन यूनियन को भी दिया गया है, जो ये बताता है कि किस तरीके से हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो G20 समिट है हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, हमें शोकेस करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जी हां, सच में हमारा इंटेंशन लीडर बनना है ग्लोबल साउथ का और उनके कंसर्न्स को टेबल पे रखना है, रेदर देन डेवलप्ड वर्ल्ड के पीछे पीछे चलना हमारा फोकस नहीं है। हम लीड करना चाहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज को, इमर्जिंग इकोनॉमीज को, और उनके कंसर्न्स को सबके सामने टेबल पर रखना चाहते हैं और उन्हें रिजॉल्व करना चाहते हैं। ये एक हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है G20 से। दूसरा, अगर ये जो G20 की बात की जाए, स्पेसिफिकली इस G20 समिट की बात की जाए, तो ये इंडिया को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से वो दुनिया को डायरेक्शन दे कि भाई इंक्लूसिव और सस्टेनेबल वर्ल्ड की तरफ मूव करना है हमें। इंक्लूसिव मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबके अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सस्टेनेबल मतलब इस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशंस को बर्बाद ना करे, नुकसान ना पहुंचाए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल वर्ल्ड की तरफ मूव करने के लिए G20 एक बहुत अच्छा मौका है इंडिया के पास। इंडिया एक लीडर बन सकता है इस चीज में, अपने आप शोकेस कर सकता है, एक इनिशिएटिव ले सकता है कुछ ऐसे जो ये शोकेस करें, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं वर्ल्ड तक कि इंडिया इज द राइट चॉइस टू लीड दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट जो लास्ट हमें देखने को मिल रहा है, इस फोरम को यूटिलाइज किया जा सकता है प्रोटेक्शनिस्ट एजेंडाज को काउंटर करने के लिए और रीजनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज को काउंटर करने के लिए। जो रीजनल ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए, जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं जो अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन काम कर रही हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको उनके अगेंस्ट काम करने के लिए, जिससे ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया जा सके। WTO इज डूम्ड। WTO का आज की डेट में कोई नहीं सुन रहा WTO की, तो कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि WTO के बाद अगर WTO अपना काम नहीं कर पा रहा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपना काम नहीं कर पा रही, रेगुलेट नहीं कर पा रही ट्रेड को ठीक से, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के अगेंस्ट काम नहीं कर पा रही, तो G20 कहीं ना कहीं एक मेजर फोरम, एक मेजर अपॉर्चुनिटीज की तरह दिखता है हमें कि जो प्रोटेक्शनिज्म के अगेंस्ट और ग्लोबलाइजेशन के सपोर्ट में काम कर सकता है और एक इक्विटेबल ट्रेड फैसिलिटेशन का अपॉर्चुनिटी भी दुनिया को प्रोवाइड कर सकता है। एक चीज मैंने आपसे बोली थी कि एक ऐसी कंट्री है जो 2008 से लेकर 2023 तक कंटिन्यूसली मेंबर नहीं है वो G20 की, लेकिन हर समिट में आई है। ऐसा एक नॉन परमानेंट मेंबर जो हर समिट का मेंबर बना है, हर समिट में एक गेस्ट मेंबर की तरह है, उसका नाम है स्पेन। स्पेन हैज बीन दी कंट्री जो हर समिट के अंदर जिसको इनवाइट किया गया है और जो परमानेंट मेंबर नहीं, इट्स नॉट द मेंबर ऑफ G20, लेकिन स्टिल वो हर समिट का मेंबर बनता हुआ दिखा है मुझे। आगे आपके पास ये एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आप इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट में आंसर कीजिएगा इसे, मुझे बताइए। क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग रीजनलाइजेशन and protectionism makes 2023 G20 summit a perfect opportunity for India to promote globalization as well as to represent global south. Comment 250 वर्ड्स का है, मतलब रीजनलाइजेशन और जो प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है उसको काउंटर करने के लिए हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है G23 समिट, 2023 समिट G20 का, और साथ में एक ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लीज ट्राई राइटिंग दिस आंसर। इसी तरीके से चहल एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करते रहेंगे और इससे ज्यादा सुख हमें किसी और चीज में नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।